हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एनालॉजी का पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने एनालॉजी का बेसिक जाना था कि एक्चुअल में एनालॉजी होती क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। और पहला टाइप हम लोगों ने डिस्कस करा था जिसका नाम था नंबर बेस एनालॉजी। तो आज नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कशन स्टार्ट होता है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेटर बेस एनालॉजी क्या होता है। देखिए, तीन पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड करा था, नंबर बेस एनालॉजी, लेटर बेस एनालॉजी और वर्ड बेस एनालॉजी, जिसमें से सबसे आसान जो हिस्सा है वो लेटर बेस एनालॉजी होता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा था। और सबसे हार्ड जो पार्ट होगा वो वर्ड बेस एनालॉजी होगा, क्योंकि यहाँ पर जीएस का रोल भी आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें लेटर बेस एनालॉजी होगी। अब नाम ही अपने आप में इंडिकेट कर रहे लेटर्स होंगे, तो सबसे पहले उन लेटर्स के बारे में जानते हैं। देखिए, ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, सभी को पता है। और ए जेड का अपोजिट होता है, ये भी पता है। बी वाई का अपोजिट होता है, ये भी पता है। और इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ये चीज आपको याद होनी चाहिए लेटर बेस एनालॉजी में, याद रखिएगा। देखिए, एनालॉजी में एक चीज फिक्स है कि जो फर्स्ट का सेकंड में हो रहा है वही चीज आपको थर्ड का फोर्थ में करनी है। लेकिन जो वैल्यूज हैं, जैसे एम की वैल्यू 13 है, क्यू की वैल्यू 17 है, अगर ये आपको नहीं याद होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट, कोडिंग के लॉजिक्स को एनालॉजी में दिया जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कोडिंग के लॉजिक्स भी एनालॉजी में आ सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि नंबर वैल्यूज और अपोजिट वैल्यूज है क्या, और एक सर्किल में भी आपको बनाकर दिखाया गया है कि एक्चुअल में है क्या। एक चीज और याद रखिएगा, ए की वैल्यू 1 होती है लेकिन मैं उसको 27 भी कह सकता हूं। बी की वैल्यू 2 होती है लेकिन हम उसको 28 भी कह सकते हैं। तो इस चीज का याद रखिएगा। अब आपके सामने आने जा रहा है पहला क्वेश्चन, जो एनालॉजी लेटर बेस एनालॉजी होने जा रहा है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो यहां पर कार्बन का कोड दे रखा है NOBCAR, और पजल का कोड हमसे पूछा गया है जिसमें हमारे सामने 4 ऑप्शंस है। अब सबसे पहले ये चीज समझना है कि कार्बन का कोड NOBCAR कैसे बना, इस चीज को जज करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो CAR को लास्ट पोजीशन पे रख दिया गया है, ठीक है। तो वैसे ही हम यहां पे करेंगे, PUZ को लास्ट पोजीशन पे रख देंगे, रख दिया। इसके अलावा नोटिस करिए, BON को उल्टा कर दिया गया, NOB बना दिया गया। सेम वही चीज हम यहां पे करेंगे, तो ZLE को उल्टा कर देंगे, दैट्स कॉल्ड ELZ कर देंगे। तो आंसर आपके सामने आ चुका है ELZ। PUZ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप क्लियर हुआ, समझ में आया। अब नोटिस करो, इसको कैसे और आसान करा जा सके तो उसका शॉर्टकट बताता हूं। नोटिस करो, इस क्वेश्चन में बिना पेन के अगर आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? देखो, यहां पे अगर CAR स्टार्टिंग में है, यहां पर लास्ट में है, यहां पर PUZ स्टार्टिंग में है, तो नेचुरल सी बात है PUZ इज लास्ट में होना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ PUZ आपका लास्ट में है, बाकी किसी में तो है नहीं। तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें अधूरा क्वेश्चन सॉल्व कर भी अपने ऑप्शन को जज करना है कि आंसर क्या बनेगा, जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए, अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ELZPUZ हमारा आंसर बन रहा है तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप अगर एलिमिनेट करेंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप क्लियर हुआ कि किस तरह से आप ओरल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं लेटर बेस एनालॉजी। लेकिन हर क्वेश्चन अगर ओरल हो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहले आप ओरल ट्राई करिए, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आता है। देखिए, आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले हम इसको ओरल ट्राई करेंगे, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम पेन चलाएंगे। अब ध्यान से देखो, तो यहां पे लिखा है जियोग्राफी और यहां पे लिखा है रीजनिंग, अच्छी बात है। अगर हम इसका जो प्रीवियस लॉजिक है उसी को लगाएं तो अगर ध्यान से देखो तो ये 3 एलिमेंट आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। फिर देखिए, यहां पर GRA भी आपस में क्रॉस हो रहा है, अगर आप नोटिस करिए। तो PHY भी क्रॉस में हो रहा है, देखिए लॉजिक मिल गया। और अगर ये चीज आप ओरल आइडेंटिफाई कर लेंगे तो पेन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, देखिए पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि स्टार्टिंग के 3, तो यहां पर A आएगा, E आएगा, R आएगा, और AER के बेसिस पर आंसर A आ चुका है। सिर्फ 3 लेटर A आएगा, E आएगा और R आएगा। अब देखिए, बाकी लेटर्स का हमें कुछ नहीं करना,
क्योंकि हमें सिर्फ 3 लेटर से ही हमें ऑप्शन मिल चुका है, तो हम पूरा सॉल्व क्यों करें। समझ में आया, जिससे आप बहुत सारा समय बचा लेंगे। समझ में आया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आसान है उससे आपको टाइम सेव करना है। और मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो टफ है, तो वहां पे टाइम इन्वेस्ट करना है। कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट लग गए, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा एग्जाम में कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड्स लगे। तो आपको एवरेज टाइम देखना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि उसका एवरेज कितना आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ। तो इसका आंसर की देख सकते हैं, आंसर आ चुका है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेटर बेस एनालॉगी में लेटर होना तय है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वर्ड बेस एनालॉगी में याद रखिएगा उसका मीनिंग निकाला जाएगा, लेकिन यहां पर आपको मीनिंग नहीं निकालना है, ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, स्पाइक का कोड दे रखा है और अगला JINGO का कोड पूछा गया है। तो जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। देखो नोटिस करो, अगर मैं डायरेक्ट कोड करूं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं SPIKE लिख दिया। नेक्स्ट इसके नीचे कोड लिख रहा हूं QRHDL, दैट्स व्हाई। अब इनकी वैल्यूज देख लूं, 19 17 16 18 9 8 11 4, देखिए यहीं से मैटर चेंज हो गया, समझ में आया। 5 12, देखो बहुत बड़ी गैपिंग आ गई, 11 4 में गैपिंग बहुत बड़ी आ गई। यहां तक तो गैपिंग कम कम चल रही थी, मैनेज हो रहा था, लेकिन जैसे ही फोर्थ एलिमेंट पर आए गैपिंग बहुत बड़ी हो गई। ये इंडिकेशन था कि भैया पहला पहले से कोरिलेट नहीं हो रहा है। समझ में आया ये चीज। और इस चीज को अगर आपने ओरल आइडेंटिफाई कर लिया होगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे सॉल्व नहीं होगा। ठीक, अब इसमें हुआ क्या है इस बात को समझते हैं। देखो नोटिस करना, अगर हम इसमें क्रॉस करें, क्रॉस कैसे करेंगे, जैसे देख सकते हो आप इस तरह से, आप देख सकते हो ये कोडिंग का मेथड है। अब देखो यहाँ पे -1 हुआ है, 16 यहाँ से +1 हुआ है, फिर देखो IH1 आ रहा है, दैट्स कॉल्ड -1, फिर देखो 11 12 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +1, 5 4 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1। तो ये कोडिंग का पैटर्न हुआ है, 1 2 का क्रॉस हुआ है। ठीक, और -1 से स्टार्ट करा, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, लेकिन क्रॉस कैसे हुआ है समझ में आ गया। अब देखो पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। कौन से 2 एलिमेंट, देखो यहां पर भी 5 है, तो नेचुरल सी बात है हम इन दोनों को क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पे +1 -1 हुआ था, तो हम G में +1 करेंगे तो H आएगा, तो लास्ट एलिमेंट हमारा H हो गया। ठीक है, अब नोटिस करो H के बेसिस पर आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 एलिमेंट निकाल कर आप अपना आंसर बना सकते हो। तो पूरा क्यों सॉल्व करोगे, देखिए लॉजिक को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करिए, लेकिन जब आंसर निकालने की बारी आए तो पूरा सॉल्व मत करिए, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है। नन ऑफ दीज ना देने का मतलब ही यही है कि आपको अधूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप आंसर बना सकते हैं। तो आंसर आ चुका है, सेकंड इज द राइट आंसर, जिसके लास्ट में H होगा वही हमारा आंसर बनेगा। कैसे हुआ वो आपके सामने, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं, बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब सबसे पहले ओरल ट्राई करो। देखो यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है यू, यहाँ पे वाई फिर एफ, ओरल नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है BYDW और उसी के जस्ट नीचे UFSH लिख लिया। इनकी वैल्यूज कोड कर लो, 2 25 4 23 21 6 19 8। अब जरा देखते हैं क्या बनेगा। अगर ध्यान से देखो तो जैसे ही मैंने लिखा और क्वेश्चन बन गया। कैसे, नोटिस करो, 2 6 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +4, और 25 21 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -4, 4 8 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +4, और 23 19 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -4। देखिए मिल गया ना। तो जैसे ही आप लिखोगे अपने आप लॉजिक मिल जाएगा। और अगर नोटिस करो यहां पर भी 4 है, तो हम सिर्फ एक एलिमेंट सॉल्व करेंगे। देखो F में 4 जोड़ेंगे तो भैया 6 4 10, आखिरी एलिमेंट होना चाहिए J, जिसका लास्ट में J होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहां पर 2 ऑप्शन में लास्ट में J है, तो हमें करना क्या है, एक एलिमेंट और निकालना है। लेकिन कौन सा एलिमेंट निकालना है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप सेकंड लास्ट एलिमेंट निकालोगे भी तो वो तो दोनों में सेम है। इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट निकाल ले। अब फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा, सेकंड एलिमेंट से मिलेगा। -4 करना है मुझे, तो x में जिसकी वैल्यू होती है 24, अगर मैं 4 घटा दूंगा तो आंसर आएगा t। तो जिसके स्टार्टिंग में t होगा और आखिरी में j होगा वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ना कि बी। क्लियर हुआ।
तो सिर्फ 2 एलिमेंट से आंसर आ गया, टी जी क्यू जे इज द राइट आंसर। और मैंने आपसे कहा था कि सबसे आसान जो पार्ट होगा वो लेटर बेस एनालॉजी होने वाली है। आई होप क्लियर हुआ। तो जल्दी से आते हैं इसका आंसर की देख लेते हैं। आंसर आ चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। सेवरल का कोड दे रखा है और नेक्स्ट हेडिंग का कोड आपसे पूछा गया, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो आपके सामने मैं लिख रहा हूं SEVERAL, ठीक, और इसका कोड क्या है MZSDWDT। हाँ या ना, मिल गया हमें। वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। 19 5 22 5 18 1 12 13 26 19 4 23 4 20 मिल गया। अब हमें करना क्या है, ये चीज मिल चुकी है हमें। अब नोटिस करो कौन नियर बाय हमें मिलना शुरू हो जाए, आंसर बन जाएगा। अगर देखो 19 को 13 से कोरिलेट करेंगे तो 5 26 22 19 5 4 18 23 1 4 बढ़ रहा है, तो पहला पहले से कोरिलेट नहीं होगा, ये साफो साफ क्लियर हो रहा है। अगर हम लास्ट से कोरिलेट करें, देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, पहला आखिरी से, तो क्या लेगा +1, और आखिरी पहले पे ले आते हैं। देख रहे हैं, पहला आखिरी पे गया तो आखिरी पहले पर आ रहा है, इसी को बोलते हैं क्रॉस मेथड। नेक्स्ट देखो, सेकंड लास्ट पे जा रहा है, यहां पर जा रहा है, दैट्स कॉल्ड -1, नॉट +1, -1। क्लियर है। फिर देखो सेकंड लास्ट एलिमेंट यहां पर आ रहा है, क्या लेकर -1, समझ में आ रहा है। फिर देखो 22 23 बना रहा है +1, और RS बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +1, और मिडिल वाला एज इट इज नीचे उतर रहा है, लेकिन एज इट इज नहीं है, -1 के साथ उतर रहा है। ठीक है, हाँ क्रॉस नहीं हुआ है, ये चीज बात वैलिड है, लेकिन -1 हुआ है। अब देखो ये +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, लेकिन क्रॉस में, पहला आखिरी पर, आखिरी पहले पर, फिर सेकंड लास्ट पर, तो सेकंड लास्ट सेकंड पर। ये कोडिंग का लॉजिक है जो एनालॉगी में एग्जामिनर पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो ये कोडिंग का लॉजिक है। अब जैसे ही हमें ये लॉजिक मिल चुका है तो हमारे लिए आंसर निकालना आसान हो जाएगा। देखिए पहले में +1 करेंगे तो H में +1 करेंगे I आएगा, और G में अगर हम +1 करेंगे तो H आएगा, जिसका स्टार्टिंग H और आखिरी I होगा, वही मेरा आंसर है। अब देखो यहाँ पे आंसर होगा नहीं, ये हो सकता है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आंसर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्लियर हुआ, समझ में आया कितना आसान था। तो देखो इसको अगर एक बार लिख लिया, अब इसमें सबसे मेन रोल क्या है, वैल्यूज का है। मैंने इसीलिए देखिए R की वैल्यू 18 है, V की वैल्यू 22 है। जिसको ये बात याद है उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 20 सेकंड्स है, लेकिन जिसको याद ही ना हो कि W की वैल्यू भैया 23 होती है, उसके लिए क्वेश्चन पहाड़ कितना लगेगा। उसको ऐसा लगेगा पता नहीं कैसे सॉल्व कर लिया सर ने, बहुत जल्दी कैसे कर लिया है, तो हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, क्योंकि T की वैल्यू 20 है, W 23 है, S 19 है, Q 17 है। ये आपको याद होना ही चाहिए, और इसका बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, याद रखिएगा। तो हम अगले पार्ट पे आते हैं। इसका आंसर की देख सकते हैं आप, आंसर आ चुका है, B इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या दिया है, UDM, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, UDM, और इसका कोड क्या है YZQ। वैल्यूज भी मैं लिख देता हूं, 21 4 13 25 26 17। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन गया। कैसे, देखो ये नीचे उतर रहा है एज इट इज +4 लेकर, ये नीचे एज इट इज उतर रहा है -4 लेकर, और ये एज इट इज नीचे उतर रहा है +4 लेकर। देखिए +4 -4 +4, और वैल्यूज का सारा खेल है। तो 13 में 4 जोड़ो 17, D में 4 घटाओगे तो 0, 0 का मतलब होता है Z, 21 में 4 जोड़ोगे तो 25, 25 Y होता है। समझ में आया। अब सेम वही चीज यहां भी होनी है, तो हम करेंगे क्या, सिर्फ लास्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं। 13 20, नोटिस करो लास्ट एलिमेंट हम निकाल लेते हैं। लास्ट में क्या लिखा है 20, 20 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आता है 24, 24 की वैल्यू होती है X, तो जिसके लास्ट में X होगा वही हमारा आंसर आएगा। तो आंसर आ चुका है, C इज द राइट आंसर, आंसर C होगा। देखिए पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट से भी आंसर बन रहा है तो पूरा क्यों सॉल्व करें। लेकिन जो लॉजिक है उसको बहुत अच्छे से आप कैच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पे गलती हुई तो फिर आपका क्वेश्चन गलत ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता तब मुझे पूरा सॉल्व करना होता।
क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आंसर नन ऑफ दीज हो जाता। क्लियर है? इस वजह से। लेकिन नन ऑफ दीज जब है नहीं तो इन्हीं चार में मुझे आंसर करना है, तो जिसके आखिरी में एक्स होगा वही तो आंसर बनेगा, और किसके आखिरी में एक्स है? ऑप्शन सी में आखिरी में एक्स है। दैट्स माय आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसका आंसर देख सकते हो। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, और एक चीज नोटिस करना है, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड होता है और कई बार ऐसा होता है यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। जैसे इस समय देख सकते हो कि PRMV कोई मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड भी दिया जाता है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जो दिया हुआ है बस उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PRMV KMHQ लिख दिया। अब जरा स्टार्ट करते हैं जल्दी से, देखें क्या बन रहा है हमारे सामने लॉजिक। 16, 18, 13, 22, 11, 13, 8, 17 सॉल्व करके बताते हैं। देखो अगर आप सामने देख रहे हो, नोटिस करो, अगर मैं क्रॉस में करूंगा तो भैया 22 11 नहीं बना पाएगा। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई लॉजिक फेल हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको एज इट इज नीचे ले आता हूं तो ये -5 हो रहा है। नोटिस करो -5 हो जाएगा, अच्छी बात है, -5। अगर 18 13 बना रहा है तो ये कितना ले रहा है? -5। कंफर्म। 13 8 बना रहा है, कितना ले रहा है? -5। देखो ध्यान से। 22 17 बना रहा है, कितना ले रहा है? -5। समझ में आया? तो लॉजिक हम लोगों ने कैच कर लिया, -5 हुआ है। और वैल्यू एग्जामिनर ने थोड़ा सा बड़ा रखा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन भी हुआ होगा, लेकिन अब एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है। क्योंकि 16 में 5 घटाओगे 11 आएगा, 18 में 5 घटाओगे 13 आएगा, 13 में 5 घटाओगे 8 आएगा, 22 में 5 घटाओगे 17 आएगा। अब एक चीज बताना, क्या मुझे सब सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, हम सिर्फ लास्ट एलिमेंट सॉल्व करते हैं। अब देखो -5 करते हैं, 13 में 5 घट करते हैं 8, 8 कौन होता है? H। तो जिसका लास्ट में H होगा वही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। समझ में आया? तो आंसर सी होगा। कैसे हुआ, क्या शॉर्टकट है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। सारा रोल है नंबर वैल्यू का, लेकिन अगर आप इस वैल्यू को इस तरह से नोट करते हो तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। नोटिस करो, मैंने PRMV के जस्ट नीचे KMHQ लिखा और उनकी वैल्यूज को लिखा, और अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाता है कि ये लॉजिक हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ना लिखता, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करता, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि लॉजिक बन क्या रहा है। समझ में आया? तो हमारा टाइम कम लगेगा अगर हम लिखकर करेंगे इस तरह से। लेकिन सबसे पहले कोशिश करिए ओरल सॉल्व करने की। अगर ओरल नहीं बनता है तो आप तुरंत उसको इस तरह से नोट करिए और सॉल्व करके बताइए। ये फैसला आपको तुरंत लेना है कि उस क्वेश्चन को हम करें या ना करें। ये फैसला लेने में आपके पास मात्र 10 से 20 सेकंड्स होंगे, याद रखिएगा। अगर आपने 20 सेकंड बाद, मान लेते हैं 40 सेकंड, मान लेते हैं 1 मिनट सॉल्व करा, और उस मिनट के बाद आपने ये फैसला करा अब हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं चलो क्वेश्चन, तो आपका टाइम आपने वेस्ट करा। तो ये फैसला आपको तुरंत लेना है कि भैया इस क्वेश्चन को मुझे करना है कि स्किप करना है। क्योंकि एग्जाम में हर क्वेश्चन करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन जो उसने करा है और सही हो उसका सिलेक्शन होता है। समझ में आया? तो अगर एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं या 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो वो एक्यूरेट होने चाहिए, उसी से आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आ चुका है, सी इज द राइट आंसर। आप आंसर की भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो वर्ड है उसको हम नोट कर रहे हैं आपके सामने, TAMPO, ठीक, और इसके नीचे लिख दे रहे हैं SCJTJ, वैल्यूज लिख दी। अब हमें पता लगाना है कि लॉजिक क्या बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो TS बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1। यहां पे क्या हो रहा है? +2, नोटिस करो। MJ बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -3, और 16 20 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +4। देखिए वैल्यूज को अगर याद है तो बिना वैल्यू लिखे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पहला पहले से कोरिलेट हो रहा है, ये चीज समझ में आ चुकी है और वैल्यू मैच कर रही है। अब देखो O की वैल्यू 15 और ये J 10 होता है, तो वैल्यू -5 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 +2 -3 +4 -5। समझ में आया? तो बहुत आसान सा था। अब दो यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट हैं तो नेचुरल सी बात है लास्ट वाले -5 करेंगे, आखिरी लेटर T होगा, और जैसे ही हमें आखिरी लेटर T मिल जाए, देखो T 2 जगह है। अब हम करें क्या? एक एलिमेंट और निकाल लेते हैं। तो सेकंड एलिमेंट निकालिए, क्योंकि सेकंड एलिमेंट देखिए दोनों में अलग अलग है, दैट्स व्हाई। तो सेकंड एलिमेंट सॉल्व करते हैं, +2 होना है। तो I में जैसे ही हम +2 करेंगे, 9 2 11, दैट्स कॉल्ड K हो जाएगा। तो K ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ये खत्म हो जाएगा।
क्लियर हुआ? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो बहुत आसान है, बस खाली प्रैक्टिस चाहिए, चीज ध्यान रखिएगा। तो आंसर की देख सकते हो, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करते हैं। प्लास्टिक का कोड दे रखा है। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था सबसे पहले ओरल ट्राई करो, देखो यहाँ पे ओरल बन जाएगा आपके सामने, ठीक। एस एज इट इज नीचे आ रहा है, और फिर देखिए TIC एज इट इज हो रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बहुत टफ क्वेश्चन पे अगर जाएं और हो सकता है क्वेश्चन बहुत आसान रहा हो तो हमने अपना टाइम किल कर दिया, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए सबसे पहले ओरल ट्राई करिए। अगर ओरल बन जाता है तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई होप क्लियर हो चुका है। अब देखो स्टार्टिंग में एस आएगा, फिर ई आएगा और एफ आएगा। अब जरा हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में SEF अवेलेबल है। देखो SEF आ रहा है हमारे सामने, SEF ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे का जो पार्ट है हमें सॉल्व नहीं करना है, आंसर बी आ चुका है, बी इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो बहुत आसान था, समझ में आया। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ओरल ट्राई करिए, क्योंकि अगर ओरल में बन जा रहा है तो भैया पेन क्यों चलाना, लेकिन अगर नहीं बन पाता है तब पेन चलाना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है CBMT गिवन है, इसके नीचे कोड मेंशन कर देता हूँ, VZLH कोड मेंशन हो गए। आई होप क्लियर हो रहा है। अब जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। नोटिस करो, अगर हम देखें C की वैल्यू कितनी है, 3 है, 2 है, 13 है, 20 है, 22 है, 26 है, 12 है, 8 है, मिल गया। अब इसके बाद जो चेंज हो रहा है वही सारा रोल निभाएगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, देखो 3 22 से कोरिलेट करें, 2 26 से कोरिलेट करें, 13 12 से करेंगे तो 13 12 मैटर फंस जाएगा। समझ में आया? तो पहला पहले से कोरिलेट नहीं हो पाएगा, ये चीज क्लियर हो चुकी है। समझ में आया? अब जरा पहला दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखो पहला दूसरे से कोरिलेट करेंगे -3 हो जाएगा। तो क्या यहां भी -3 कर पाएंगे? नहीं, यहां तो और ज्यादा माइनस हो रहा है, 4 और 2 6 कम हो रहा है। फिर अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे कितना कम हो रहा है? 13, ये भी नहीं मैच होगा। समझ में आया? अब देखो जब नॉर्मल सिचुएशन ना बने, अब आपके पास सिचुएशन क्या होगी? अपोजिट की होगी। क्योंकि देखो जब आपका नॉर्मली क्वेश्चन नहीं मैच हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जोड़ देना है मुझे। देखो नॉर्मली हमने ट्राई करा, पहला पहले से करा, पहला दूसरे से करा, पहला तीसरे से भी करा, पहला चौथे से भी करा, नहीं मैच हुआ। अब हमें क्या करना होगा? अपोजिट मैच करना होगा। अब जरा देखते हैं इसका अपोजिट क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अपोजिट पे काम करते हैं। सी का अपोजिट कौन होता है? एक्स, बी का कौन होता है? वाई, एम का कौन होता है? एन, और टी का कौन होता है? जी। अब जरा इनसे कोरिलेट करें। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 24, 25, 14, 7, और इनकी वैल्यू कितनी थी? 22, 26, 12, 8। अब आपको देखने को मिलेगा कि लॉजिक बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? -2, समझ में आ रहा है? 25 क्या बना रहा है? 26 +1, फिर 14 12 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -2, 7 8 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +1। मिल गया लॉजिक? समझ में आया? तो यहां पर अपोजिट करने के बाद -2 +1 -2 +1 बना था। लेकिन ये चीज तभी आपको करना है जब नॉर्मल क्वेश्चन ना बने, और जब ना बने तब आपको अपोजिट के ऊपर जाना है और इस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें अपोजिट भी करा है और उसके बाद माइनस प्लस करा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब हमें करना क्या है? लास्ट एलिमेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 ही एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, तो आई का अपोजिट कौन होता है? आर, और उसमें अगर हम +1 कर देंगे तो एस, जिसके लास्ट में एस होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक। अब नोटिस करना सबसे पहला एलिमेंट हम क्यों नहीं सॉल्व करते। देखो यहाँ अगर हमने पहला एलिमेंट सॉल्व करा तो देखो यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, हर जगह यू है। तो नोटिस करिए उस पहले एलिमेंट से क्या हम आंसर बना पाएंगे? नहीं। इसीलिए हमेशा लास्ट एलिमेंट सॉल्व करने से आंसर जल्दी बन जाता है। तो लास्ट एलिमेंट सॉल्व करा, आई का अपोजिट आर, +1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एस। तो जिसके लास्ट में एस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर आ चुका है, एस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि जो लेटर यहां पर है वही लेटर यहां पे लिखे हुए हैं। कैसे? देखो DOCILE, हाँ या ना? अब देखो सबसे पहले क्या आया? सी आया, यहां पर अवेलेबल है। फिर कौन आया? डी आया, यहां पर अवेलेबल है। फिर कौन आ रहा है? ई आ रहा है, नोटिस करो ये है। फिर कौन आ रहा है? आई आ रहा है, और ये भी आपको समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। आई आ रहा है, फिर आई के बाद कौन आ रहा है? एल आ रहा है, फिर ओ आ रहा है। तो ये समझ में आ चुका है कि इन्हीं लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। तो ये समझ में आ चुका है कि इन्हीं लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। तो ये समझ में आ चुका है कि इन्हीं लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया।
समझ में आया? तो सेम वही चीज यहां पर भी होगी। अब यहां पे जब हमें इसको सॉल्व करना है लेबर वर्ड को, तो सबसे पहले ए आएगा क्योंकि सबसे छोटा है, फिर कौन आएगा? बी आएगा। अब जरा देखते हैं क्या ए बी के बेसिस पर हम सॉल्व कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर लेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, दैट्स व्हाई। तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा होगा, बहुत टफ सोचा होगा, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत आसान सा था, क्वेश्चन बहुत इजीली बन गया। लेकिन आपको बहुत हाई सोच रहे थे क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे आपका माइंड आपको वहीं पे ले गया होगा जैसा आप अभी सॉल्व कर रहे थे। क्योंकि देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो लॉजिक्स आपके माइंड में जाकर सेव हो रहे हैं, और आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपका माइंड कहता है इसमें वही लॉजिक हुआ है जो प्रीवियस में हो चुका है। और लेकिन अगर वो हुआ होता है तो आप और जल्दी सॉल्व कर लेते हो, और अगर नहीं हुआ होता है तो उसमें टाइम लग जाता है। समझ में आया? तो आई होप क्लियर हो चुका है। इसका आंसर की देख सकते हैं, सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर सी होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें काम ही करना है, JOKERS लिख दिया। अब इसका जो कोड है NKOAVO यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसकी वैल्यूज को फोकस करते हैं। देखो यहाँ पे 10, 15, 11, 5, 18, 19, 14, 11, 15, 1, 22, 15। स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। 10 14 बना रहा है +4, ये चीज अगर फॉलो होगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। 15 11 बना रहा है -4, 11 15 बना रहा है +4, 5 1 बना रहा है -4, 18 22 बना रहा है +4, 19 15 बना रहा है -4। समझ में आया? तो अब हमें करना क्या है, आपके सामने लॉजिक आ चुका है पूरी तरह से, बस हमें कुछ एलिमेंट को सॉल्व करके अपना आंसर बना लेना है, ठीक है। और मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि लास्ट के एलिमेंट को सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तो +4 -4 हमारा एंड -4 पे हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन में हो सकता है कि 5 हो या 6 हो, अगर 5 होंगे तो +4 पे एंड होगा, और अगर -4 पे करना है तो 6 एलिमेंट होने चाहिए। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे 15 एलिमेंट है, एग्जामिनर ने दे दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान रखना है, इवन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? इवन। इवन पोजीशन पे अगर +4 हो रहा है, नोटिस करिए ये कौन सी पोजीशन है, नोटिस करिए ये ऑड पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है आपके सामने? देखिए ये कौन सी पोजीशन है? ऑड पोजीशन है। तो ऑड पोजीशन पे अगर +4 हो रहा है तो ये भी देखिए ऑड है, +4। पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पांचवी पोजीशन पे +4 हो रहा है। और इवन पोजीशन जो आपकी मिडिल में, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, तो इवन पोजीशन पर -4 हो रहा है। अब अगर मैं इसी सीरीज का करीबन 16वां टर्म भी निकालना चाहूं तो भी निकाल सकता हूं, क्योंकि भैया अगर इवन पोजीशन पे -4 हो रहा है तो 16वें टर्म में भी इवन पोजीशन होगी, -4 होगा। समझ में आई ये चीज? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ हमें लास्ट एलिमेंट निकालते हैं तो -4 करेंगे क्योंकि वो इवन पोजीशन है। जैसे ही हम 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, तो लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? सी। सी के बेसिस पर ये खत्म, ये खत्म। देखिए दोनों ऑप्शन में सी आ रहा है, फाइन। अब देखो सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन है? एन। एन की वैल्यू होती है 14। 14 में 4 हम जोड़ेंगे तो वैल्यू होगी 18, और 18 दैट्स कॉल्ड आर होता है। तो जिसके सेकंड लास्ट एलिमेंट पे आर होगा वो आंसर बनेगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ना कि डी। क्लियर हो गया? तो अब ये समझ में भी आ गया, और इसमें चाहे जितना बड़ा सीरीज हो आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई कि पहले में अगर +4 हो रहा है, फिर -4, फिर +4, फिर -4, तो हमें पोजीशन पे फोकस करना है। अब कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अगर ऐसी चीज को फॉलो कर रहा हो तो सीरीज का 21वां टर्म में क्या करना है। तो नेचुरल सी बात है, 21वां टर्म ऑड है, तो हमें जो पहले टर्म में हुआ था +4 वही 21वें में भी करना होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, आंसर की आपके सामने है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले हम वर्ड को नोट कर रहे हैं, POSTED, ठीक है। और इसका कोड क्या दे रखा है? RUPUVIF, नोट कर लिया हम लोगों ने। अब देखो 3 3 6 3 3 6, रोक लेना। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, रोक लो यार, इसका आंसर नहीं लगाया था। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, तो अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब यहाँ पे आपके सामने कोड दे रखा है POSTED लिखा हुआ है। हमें करना क्या है? सबसे पहले RUUVIF लिख दिया। वैल्यूज नोट कर लेते हैं, 16 15 19 20 5 4, ठीक।
फिर देखो 18, 21, 21, 22, 9, 6 लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करना है हमें, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। देखो 16, 18 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +2। ठीक, फिर देखो 15, 21 बना रहा है, यहीं से मैटर फेल हो गया। ठीक, 15, 21 तो बना नहीं सकता। फिर देखो 19, 21 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +2। ठीक, +2 यहां पर भी हो रहा है। फिर देखो ध्यान से, अगर 20 क्या बना रहा है, 22 +2, 5, 9 बना रहा है, यहां से मैटर फिर फेल हो गया। फिर 4, 6 बना रहा है, क्या ले रहा है, +2। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, जो कॉन्सोनेंट है वो सब +2 ले रहे हैं, और जो वॉवेल है वो अपने नेक्स्ट वॉवेल में चेंज हो रहा है। कैसे, देखो ओ का, देखो वॉवेल हमारे पास सभी को पता है 5 होते हैं, ए ई आई ए ई, नोटिस करिए वॉवेल हमारे पास हमेशा 5 होते हैं, सभी को पता है, ए ई आई ओ यू। अब नोटिस करो यहां पे हुआ क्या है, ओ के बाद कौन आया है, यू, तो ओ का नेक्स्ट कौन है, यू, और ई का नेक्स्ट कौन है, आई। समझ में आया, तो यहां पर नेक्स्ट वॉवेल में चेंज हो रहा है और कॉन्सोनेंट में +2 हो रहा है। अब देखो सी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है यहां पर ई आएगा, लेकिन ओ में हमें क्या करना है, नेक्स्ट वॉवेल बनाना है, यू आएगा। अब नोटिस करो ई यू, अब ई यू से देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये खत्म, ये खत्म। समझ में आया ये चीज, फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब देखो यू के बाद अगला वॉवेल कौन सा है, यू के बाद अगला कौन है, ए आएगा। क्लियर है, तो यहां पर आ रहा है ए, तो जिसके स्टार्टिंग में ई यू ए होगा वही हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। समझ में आया, आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। देखो 3 एलिमेंट हमने निकाल दिए, 14, 2, 16, 16 कौन होगा, पी, 20 और 2, 22, 22 कौन होगा, वी, एस की वैल्यू 19 होती है, 19 में 2 जोड़ो तो वैल्यू होती है 21, 21 कौन होगा, यू। तो आंसर आ चुका है ई यू ए पी वी यू, आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो बहुत आसान था, बस इसमें कुछ नया सीखने को मिला आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि वॉवेल को नेक्स्ट वॉवेल में ट्रांसफर करा गया। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, तो इसका आंसर भी देख सकते हैं, सेकंड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको नोट करते हैं सबसे पहले, PORUTIHE। ठीक, और इसका कोड क्या दे रखा है, QNSTUHID मेंशन हो गया, अच्छी बात है। अब हमें पता लगाना है कैसे बना। ठीक, अगर ध्यान से देखें, देखो PQ बना रहा है +1, समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, समझ में आया। फिर +1, फिर आप देख सकते हो -1, फिर +1, फिर -1, नेक्स्ट +1, नेक्स्ट -1। तो बहुत आसान था, +1 -1 +1 -1 चल रहा है। अब जैसे ही हम इसमें +1 करेंगे, नोटिस करना K में +1 करा तो यहाँ पे कौन आएगा, L। क्या हम L के बेसिस पर, देखो 3 बार L मेंशन है, ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखते हैं। L -1 करेंगे, नोटिस करना, बहुत ध्यान से देखना, अपने आप समझ में आएंगी चीजें। T में -1 करेंगे तो कौन ऐसा आएगा, फिर +1 करेंगे तो U में +1 करते हैं तो यहाँ पे कौन आएगा, नोटिस करो, +1 करने पे V आएगा। क्या हमारे सामने LSV है, देखिए है, और भी चेक कर लेते हैं हम लोग। -1 करते हैं, 14 में एक कम करा, नोटिस करना, तो M आएगा, यहाँ पे M लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, +1 करते हैं तो P में एक +1 करा, Q आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, LSVMQ। LSVMQ कहीं पर है ही नहीं। अब नोटिस करिए, जो आपका आंसर आया वो है सही, लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। और अगर आपने अधूरा आंसर सॉल्व कर कर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने LSV निकाला और मार दिया टिक, ठीक, तो गया काम से क्वेश्चन, क्योंकि इसमें LSVMQ के बेसिस पर आंसर बनेगा ही नहीं। समझ में आया। अब यहां पे हुआ क्या है, इस बात को समझते हैं। देखो आपका आंसर LSVMQ बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कहीं ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। तो हमें करना क्या है कि कुछ और लॉजिक सोचना है कि क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे +1 -1 +1 -1 ये सही है, लेकिन कॉन्सोनेंट में +1 हुआ है, वॉवेल्स में -1 हुआ है। आप समझ में आया। देखो यहाँ पर जितने वॉवेल्स हैं सब में -1 और यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट था कि एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि +1 -1 +1 -1, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे क्लियर नहीं था कि वो किस वजह से था। समझ में आया। तो हमें यहाँ पर भी +1 -1 ही करना है, लेकिन हमें ये देखना है कि कॉन्सोनेंट कहाँ कहाँ पर है। अब देखो 2 कॉन्सोनेंट हमारे सामने मिल रहे हैं, तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, इसकी बिहाफ पर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही हम +1 करेंगे K में तो L आएगा, T में +1 करेंगे U आएगा, और U में हमें -1 करना है क्योंकि वो वॉवेल है, और जैसे ही -1 करेंगे T आएगा,
N में +1 करेंगे O आएगा, P में हम +1 करेंगे कौन आएगा, Q आएगा। तो LUTOQ। अब नोटिस करिए LUTOQ ऑप्शन डी अवेलेबल है। आई होप क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से आंसर बन रहा है। इसीलिए याद रखिएगा, अधूरा सॉल्व करने पे एक खतरनाक चीज आपके सामने आ चुकी है, और वो ये है कि अगर आपने अधूरा सॉल्व करा और वो चीज अगर परफेक्ट नहीं थी और कंप्लीट आंसर नहीं था, तो आंसर जा सकता है। समझ में आएगी ये चीज? तो इसका भी ध्यान रखना होगा एग्जाम हॉल में। तो कंप्लीट सॉल्व करना जरूरी है। अगर आपके में लॉजिक में जरा सा भी डाउट है तो उसको कंप्लीट सॉल्व करिए, चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो इसका आंसर आ चुका है, डी इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, CEGI, ठीक है। और फिर देखिए नोटिस करिए, स्मॉल x, कैपिटल G, स्मॉल t और कैपिटल K, ये दिया हुआ है, हाँ या ना। अब इसमें नोटिस करना, सबसे पहले हमें ये जानना है कि किस बेसिस पर आ रहा है और क्या लॉजिक है, ठीक। अब नोटिस करो, एक एक करके समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो अगर हम कॉन्सोनेंट को देखें तो ये तो अपोजिट हो रहा है, C का अपोजिट x आ रहा है और J का अपोजिट T आ रहा है। और जो वॉवेल है, देखो ये 5 होता है 7 बना रहा है, ये 9 होता है 11 बना रहा है, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। समझ में आया? तो यहां पर भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल का लॉजिक चला है। देखो ये अपोजिट हो रहा है, ठीक, ये भी अपोजिट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, और ये वॉवेल है, +2 हो रहा है। यही चीज हम यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिट +2 फिर अपोजिट फिर +2, और ऐसा भी हो सकता है कि वॉवेल का लॉजिक हो। इसका फैसला करेगा ऑप्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो डी का अपोजिट करना है तो कौन आएगा, W, लेकिन स्मॉल w आएगा, जिसके बेसिस पर हम ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब देखो F जो है उसमें हम क्या करें, अगर हम +2 करते हैं तो 6 2 8 H हो जाएगा, और H अवेलेबल है हमारे सामने। समझ में आया? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे वॉवेल का लॉजिक नहीं चला है, पहला लेटर अपोजिट, दूसरे में +2 फिर अपोजिट फिर +2। अब देखो H का अपोजिट करते हैं, तो H का अपोजिट कौन होगा, नेचुरल सी बात है S होगा, स्मॉल s बनाना है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं डी वाले ऑप्शन में। और लास्ट में क्या करना है, J में +2 करेंगे तो कौन आएगा, L भी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर डी होगा। तो था ना अच्छा क्वेश्चन? तो आई होप क्लियर हो गया कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है और आंसर क्या बन रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन लेटर बेस एनालॉजी आपके लिए आसान है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने लेटर बेस एनालॉजी कंप्लीट कर ली है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है लेटर बेस एनालॉजी। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड बेस एनालॉजी, जिसमें जीएस का भी रोल होगा। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल।